बेस्ट कंट्री जिसमें आपको लगा सबसे अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिलती है। ये जो रोट लर्निंग है वो आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? एजुकेशन का पर्पस है कहीं ना कहीं वो पर्पस बिकेम सबसर्विएंट टू इंडस्ट्रियल मॉडल ऑफ स्कूल। एक बच्चा जो है दिल्ली के शहर के स्कूल में वो फूड शॉर्टेज पे पढ़ रहा है और उस बच्चे ने क्रॉप कैसे ग्रो करता है इसको कभी देखा नहीं, कभी जमीन को छुआ नहीं। स्कूल्स हैं जैसे अपना रिजल्ट्स वेबसाइट पर डालते हैं तो उसमें गलती स्कूल्स की भी नहीं है। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो रिजल्ट देख के एडमिशन ले किसी स्कूल में। 200 बच्चे हैं उसमें से 15 बच्चों का अगर 99 पॉइंट समथिंग आ गया तो हमने हाईलाइट कर दिया। लेकिन वो बच्चा जो 40% वाला बच्चा था और उसके 60% आ गए, 20% का इजाफा हुआ, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह रहे। हमारे ज़माने में ये कहा ही जाता था कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, शाम को पढ़ो सुबह वो सफा। हेलो पेरेंट्स, मैं मयंक जैन, फाउंडर easyschooling.com। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आई थिंक हर पेरेंट्स के दिमाग में होता है। क्या आज के स्कूल्स रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं? 99% नंबर लाने वाला बच्चा क्या लाइफ में आगे सक्सेसफुल हो पा रहा है या नहीं? तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको आज इस डिस्कशन में मिलेगा और ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करने जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। मेरे बचपन से मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं मिस्टर अशोक पांडे, हु वाज अ फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल and he is a great speaker, educationist and an author as well. So welcome Ashok sir to the podcast. Before we start with the discussion, अगर आप अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे सके हमारे पेरेंट्स के लिए तो। थैंक यू मैंक, अब इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया, अब उससे ज़्यादा कितना आप मुझे हम्बल करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। और मेरी यात्रा स्कूलिंग की तो कई दशकों पहले शुरू हुई थी और जो आपके ये दर्शक सुन रहे हैं आपकी बात, उनको मैं बताना चाहूँगा ख़ास तौर से कि मैंने स्कूलों में पढ़ाने का जो एक करियर की शुरुआत की अपने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के प्रोत्साहन पे की थी। ओके। और उन्होंने एक बात मुझे बताई थी कि द चैलेंज लाइज इन डीलिंग विथ यंग माइंड्स, नॉट डीलिंग विथ एडल्ट्स इन द यूनिवर्सिटी। राइट। तो वो बात उस समय तो मेरे समझ में नहीं आई क्योंकि मैं खुद ही बहुत एक यंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, रिसर्च स्कॉलर था उनके साथ। लेकिन शॉर्ट में मैं यही बताना चाहूँगा कि उनके कहने पे मैं आ तो गया, लेकिन शुरू में मैंने सोचा कि चलिए 1-2 साल रहेंगे, देखेंगे, फिर उन्हीं के पास चले जाएंगे, कहीं और जाएंगे। लेकिन 2 साल की ही यात्रा में ये तय हो गया कि मुझे अब अपना कैरियर स्कूलिंग में ही बनाना है। ग्रेट सर, ग्रेट। तो Great. यही मेरा परिचय। रियली ऑनर्ड टू हैव यू सर टुडे। थैंक यू। सो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आजकल के जो स्कूल्स हैं, सिंस आपने बाहर भी बहुत स्कूल विजिट करे हैं, इंडिया में भी बहुत स्कूल्स में टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में आप रहे हैं, तो आजकल के जो स्कूल्स हैं क्या वो बच्चों को रियल वर्ल्ड के लिए एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मयंक, ये जो आपका सवाल है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वो इसलिए है कि ये ऑलमोस्ट एक क्लिशे हो गया है कि प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रन फॉर द रियल वर्ल्ड। ओके। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कि वो रियल वर्ल्ड क्या है। ओके। क्योंकि जब हमारे समझ में ये नहीं आएगा कि वो रियल वर्ल्ड क्या है तो हम रियल वर्ल्ड के लिए क्या प्रिपेयर करेंगे। तो अगर हम ये मान लें कि वो रियल वर्ल्ड जो है वो बच्चा अच्छे नंबर ला ले, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, एक अच्छी जगह उसकी नौकरी लग जाए, तो वो रियल वर्ल्ड हो गया, ऐसा नहीं। सही बात, बिल्कुल नहीं ऐसा। तो अब वो रियल वर्ल्ड की डेफिनेशन क्या है? तो रियल वर्ल्ड की डेफिनेशन ये है कि आज का जो रियल वर्ल्ड है वो एवरी डे अनसर्टेन, अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। तो पहली बात तो रियल वर्ल्ड जो है ना, एक बड़े लंबे समय के लिए भी नहीं वो स्थिर है, तो रोज ही उसमें बदलाव आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन फिर भी उस रियल वर्ल्ड के बारे में कुछ तो जानकारी है हमें। वो जानकारी यही है कि पहला ये है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, अनसर्टेन है, राइट, बड़ी उसमें एम्बिग्विटी है, राइट, और बहुत सारे उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, राइट। लेकिन वो सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं कि क्या आप एक डाइवर्स ग्रुप में काम कर सकते हैं, गॉट इट। क्या आप एक डाइवर्स कल्चर में, डाइवर्स लैंग्वेज में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम का हिस्सा बन सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात है सर। वो रियल वर्ल्ड है ना। क्या आप जहाँ भी जाएंगे लाइफ में, क्या एक अच्छे रिश्ते बना सकते हैं?
सही बात है। क्या अपनी काइंडनेस को, अपनी कॉम्पैशन को, अपनी एम्पैथी को जिंदा रखते हुए एक समाज के लिए जो भी आपने रास्ता चुना है उसके द्वारा अपनी कोई जगह बना सकते हैं, सही बात है, बिल्कुल जिससे सही बात कि आपका एक, अगर कभी आपके मन में ये सवाल आए कि हे यार, डू यू हैव अ फुलफिलिंग लाइफ, तो आपका उत्तर क्या होगा? है। हाँ होना चाहिए। तो हाँ ही होना चाहिए ना। तो वो रियल वर्ल्ड है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात। तो हमारे विद्यालयों में ये चीज़ें होती हैं, ओके। लेकिन ये होती हैं एक ऐसे ढंग से कि बस हो ही जाती हैं, ठीक है ना? क्योंकि बच्चे एक दूसरे के साथ हैं, खेल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, म्यूज़िक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आप इसी को बताइए आप कि अगर हम इसको एक बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में, एक इसको डिज़ाइंड वे में, एक इसको प्लान्ड वे में, एक इसको इंटेंशनल वे में अगर हम करने लगें, तो उसके रिज़ल्ट ड्रामेटिक हो सकते हैं। तो सर जैसे आपने अभी बोला कि कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाना, स्कूल में अच्छे मार्क्स लाना, बट आजकल मैं जो देखता हूँ कि बहुत सारे स्कूल्स कहते हैं कि इतने बच्चों के 99% आए, इतने बच्चों के 98% आए। तो क्या हमारी रूट लर्निंग पे ज़्यादा डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है, या मतलब ये जो रूट लर्निंग है जो बच्चे कर रहे हैं वो आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या हमारा एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली अब रूट लर्निंग से आगे निकल चुका है? मतलब जो 2016-15 में होता था अब 2026 में वैसे नहीं हो रहा है। तो उस पे मैं आपसे चाहूँगा कि पेरेंट्स को आप ये एनलाइटन करें कि क्लासेस में अभी भी वैसे ही पढ़ाई हो रही है या चीज़ें चेंज हो रही हैं? तो 2-3 सवाल हैं आपके इसमें, उसको मैं एक-एक करके डिकोड करने की कोशिश Sure, करता हूँ। तो पहला तो ये है कि पेरेंट्स को भी इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि विद्यालयों में जो पढ़ाई हो रही है और जिस ढंग से हो रही है, वो अब पहले के ढंग से थोड़ी फ़र्क है। एट लीस्ट schools are beginning to make an attempt, ओके, and the parental cooperation is very important there. गॉट इट। उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि अगर एक स्कूल जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे जोर दे, तो वो उसकी पर्सनालिटी के लिए और वो एडवर्सिटीज़ को कोप अप करने के लिए और वो रियल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए वो बड़ा ज़रूरी है। सही बात है। लेकिन अगर वो पेरेंट आके बोलें कि साहब ये तो हमारा बच्चे का टाइम वेस्ट हो गया, मार्क्स कम आए, अब मार्क्स कम आएंगे, उसकी पढ़ाई तो आप कर नहीं रही है, दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हैं, राइट राइट तो राइट। वहाँ पे बात बिगड़ जाती है। तो एक पार्टनरशिप है तो पेरेंट और पार्टनर स्कूल की। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। दिस नंबर 1। नंबर 2, एक रोट मेमोराइजेशन को भी हमने एक मिसनॉमर और हवा सा बना दिया है। उसको भी थोड़े क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत है, और मैं वो क्लैरिफिकेशन ये दे देता हूँ कि अगर किसी विषय को आपकी जानकारी हुई या नहीं हुई, इसका मापदंड हम एक पेपर और पेंसिल टेस्ट से बना लें कि हम एक सवाल पूछेंगे, तुम उसका जवाब दे दो, अच्छा लिखा तो इसका मतलब तुमको सब आ गया। सब आ गया, ये अजम्पशन गलत है, ये गलत है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि किसी भी चीज़ को उसको रिकॉल करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको अप्लाई करना, उससे जो है कुछ और इंटरप्रिटेशंस निकालना, उसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन लाना, ये पूरा स्पेक्ट्रम है किसी भी चीज़ को समझने का। बिल्कुल सही तो बात। पुराना जो हमारा पद्धति थी उसमें हम थोड़ी दूर तक तो पहुँचे, रिकॉल, आइडेंटिफिकेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। एप्लीकेशन में थोड़ा थोड़ा हमने जोर मारने की कोशिश की, बाकी चीज़ों को हमने बिल्कुल छोड़ दिया। तो अब 2026 में क्या आप एप्लीकेशन कर रहे हैं? तो अब उन चीज़ों को हम लाने की कोशिश गॉट करें, इट। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल और उसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। दिस नंबर 1। नंबर 2 जो आपका सवाल था कि जो हाई परसेंटेज, तो हम एक लेगेसी से चले आ रहे हैं, तो हाई परसेंटेज की बात तो होगी अभी, लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि अब हाई परसेंटेज को हाईलाइट करने में लोग अब थोड़ा संकोच कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार हम कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं कर रहे हैं अच्छा, कि हमने 200 बच्चे हैं, उसमें से 15 बच्चों का अगर 99 पॉइंट समथिंग आ गया तो हमने हाईलाइट कर दिया। गॉट इट। लेकिन वो बच्चा जो 40% वाला बच्चा था और उसके 60% आ गए, 20% का इजाफा हुआ, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह रहे। सही बात है। तो हमने क्या किया कि केवल मार्क्स को देखा, मार्क्स के पीछे की कहानी को हम इग्नोर करते जा रहे हैं। तो मार्क्स के पीछे की कहानी क्या है? उसका एफर्ट क्या है, एफर्ट क्या, इंटेंट, उसके स्ट्रगल्स क्या है, एटीट्यूड कैसा है। और उसके लिए उसने कितना हार्ड वर्क किया।
उस हार्ड वर्क की वजह से उसके अंदर कौन से अच्छे गुणों का विकास हुआ, अपनी मिस्टेक्स को कैसे उसने आत्मसात किया और उससे क्या सीखा। बिल्कुल सही बात है। इसमें सॉरी टू कट इन, बट आपको ऐसा नहीं लगता जो स्कूल्स हैं जैसे अपना रिजल्ट्स वेबसाइट पे डालते हैं, सब डालते हैं, तो उसमें गलती स्कूल्स की भी नहीं है। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो रिजल्ट देख के एडमिशन लें किसी स्कूल में। तो हम अगर रिजल्ट्स नहीं देखेंगे तो हमें एक्चुअली एक स्कूल में अगर एडमिशन लेने जाना है तो रिजल्ट्स के अलावा क्या देख सकते हैं? मतलब हमें तो फिर मतलब उस अगर वो डालने लगे कि एक स्कूल डालने लगा 60% इतने बच्चों का है, तो पेरेंट आउटसाइड में ये सोचेगा यार इसमें तो इतने बच्चों के 60% आ रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे एकेडमिक्स अच्छा नहीं है। पेरेंट्स तो फ्रॉम एन आउटसाइड विल जज लाइक दैट। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई वो इंडिकेटर्स अभी रहेंगे, कुछ समय तक वो रहेंगे इंडिकेटर्स, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि धीरे धीरे एफर्ट्स को भी बीच में ले आई और दो तीन चीज़ और ले आई है ना। मैं बता रहा हूँ आपको कि एक अच्छी पढ़ाई का इंडिकेटर कितने बच्चे 90% से ऊपर आए ये नहीं है। ओके। उसका इंडिकेटर जानते हैं क्या है? एक छोटा सा इंडिकेटर मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। छोटा इंडिकेटर है कि एवरेज क्या है आपका, राइट। बिल्कुल सही 200 बच्चों का एवरेज क्या है, एवरेज के बिल्कुल सही बात। विच मीन्स आपका लोवेस्ट और हाईएस्ट में कितना फर्क है। कितना फर्क है? तो आपका मीडियन, आपका मोड, आपका मीन, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी ना। बिल्कुल सही बात है। फिर वो कंपैरिजन क्या है, पिछले वर्ष की तुलना में उसका कंपैरिजन क्या है। सही बात। तीसरी चीज़ कि अगर उस इलाके में 10 स्कूल हैं तो हाउ डज योर रिजल्ट कंपेयर विद द अदर 9। राइट। तो अगर आप स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स में जाएं तो बहुत सारी बातें हैं। ये तो एक बहुत छोटी सी बात है कि हमारे 5 बच्चों के 90 से 90 ऊपर आ गए, तो मैं उसको कोई कंडेम नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, उसको सेलिब्रेट करिए, बट फाइंड आउट अदर थिंग्स आल्सो टू सेलिब्रेट। राइट, एब्सोल्युटली। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। एब्सोल्युटली। बट एक सवाल जो रह गया जो आपने पूछा था, और आई वुड लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन बिकॉज Please, आई एम sir. वेरी पैशनेट अबाउट इट। मेनी पीपल से कि द हाई परसेंटेज in class 10 and 12 is not an indication of success in life. राइट। आपने ये बिल्कुल सही पूछने की कोशिश की थी, तो उसके बारे में मैं कुछ अपने अनुभवों से मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि हमारे पास अभी कोई ऐसी स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि जो 90% से ऊपर जितने बच्चे हैं उसमें कितने सक्सेसफुल हुए और 90 से नीचे में कितने सक्सेसफुल हुए, ऐसा तो कोई है नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर मानूंगा कि mere 90% will always make you success and only 60% will never make you a successful person. That is not true. और इस चीज को मैं मयंक आपके पहले सवाल से जोड़ना चाहता हूं। Your first question was, are schools preparing For the real world. real life? राइट। तो अगर मान लीजिए कोई 90% वाला बच्चा लाइफ में सक्सेस नहीं हो रहा है, मान लीजिए हाइपोथेटिकली फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, तो प्रॉब्लम उसमें बच्चे के साथ थोड़ी ना है। प्रॉब्लम ये है कि हमने उसको 90% कैसे लिया जाए ये तो सिखा दिया हमने, लेकिन लाइफ में सक्सेस कैसे होना है वो हमने नहीं सिखाया। वो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और 60% वाला अगर सक्सेस हो गया तो हमने वो रियल लाइफ की चीज़ें तो सिखा दी, लेकिन एक अच्छे नंबर भी ले आए वो हमने शायद नहीं सिखाया उसको। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए ये हम बहुत जनरलाइज नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। और कायदे से तो यही है कि हर बच्चे को सक्सेसफुल होने का एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसको एक इनेबलर्स मिलने चाहिए और उसको एक इनकरेज मिलना चाहिए। तो सर जैसे आप बहुत सारी कंट्रीज़ में गए हैं, स्कूल्स में गए हैं, तो ऐसा यूजुअली पेरेंट्स सोचते हैं कि बाहर की जो स्कूल्स पढ़ाते हैं जिस तरीके से बच्चों को, उसमें और इंडिया में जिस तरीके से स्कूल्स पढ़ाते हैं बच्चों को, उसमें बहुत बड़ा एक डेल्टा है। तो क्या आपको ये लगता है कि वो डेल्टा अब कम हो रहा है या वो डेल्टा बढ़ रहा है, या फिर एक्चुअली अब इंडियन स्कूल्स आर कोपिंग अप विद हाउ बाहर के स्कूल पढ़ाते हैं? और एक रैपिड फायर क्वेश्चन उसी में मेरी तरफ से कि आप जैसे इतनी सारी कंट्रीज सुने, तो बेस्ट कंट्री जिसमें आपको लगा सबसे अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिलती है? इंडिया इज द बेस्ट कंट्री जहाँ सबसे अच्छी एजुकेशन क्या मिलती बात है सर, रियली अब मैं अब इसको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करता हूँ, श्योर। एंड दैट विल आल्सो आंसर द बुके ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैव आस्क्ड। नंबर 1, आपको पता है इंडिया में कितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं? 300 मिलियन। गॉट इट। 30 करोड़। गॉट इट। 30 करोड़ इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। राइट, राइट, सही बात है। इतने बच्चे हमारे स्कूलों में जा रहे हैं। स्कूलों में जा रहे हैं। 15 लाख स्कूल हैं। ऑल दीज 30 करोड़ चिल्ड्रन आर गोइंग टू 15 लाख स्कूल्स और 1 करोड़ टीचर्स हैं।
अब ये माइंड बॉगलिंग फिगर और किस कंट्री में है आप बताइए। सही बात। तो आप फ्यू लाख स्टूडेंट्स के साथ कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आप उनको टीचर टॉट रेशियो बेटर दे रहे हैं, आप उनको अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग डील. Big deal is to deal with 300 million children. And we should be very proud of this. Got it. And I'll come to the actual thing, but I want your viewers to understand it and appreciate it, that it is not an easy job to educate 300 million children. And that too in a diverse ecosystem. इकोसिस्टम You जहाँ know, पे हर एक किलोमीटर में कल्चर चेंज हो रहा है। culture change हो रहा है, and then socio-economic conditions, language, everything is changed, isn't it? सही बात। Then access to schooling, access to good quality teachers. सही अगर वो सारी चीज़ों को आप देखें तो कितना चैलेंजिंग सिचुएशन है ना। सही बात है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि कौन सी कंट्रीज़ में बेस्ट है। देयर आर सम कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जहाँ पे टीचिंग प्रोफेशन में टॉपर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी वो आते हैं टीचिंग प्रोफेशन। हमारे यहाँ उसका ठीक उल्टा है। सही बात। आपका टॉप करियर चॉइस टीचिंग नहीं है। नहीं है। पहले आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, मेडिसिन में जा रहे हैं, लॉ में जा रहे हैं, फैशन टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, सही बात है। आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, है कि नहीं? तो कितने चैलेंजेस हैं मयंक, आप सोचो। तो मैंने जब कहा कि इंडिया इज़ द बेस्ट, हमने इंडिया इज़ द बेस्ट अंडर द सर्कमस्टांसेस भी आर। अगर हमारे ही सर्कमस्टांसेस को आप दूसरी कंट्रीज़ को दे दें, वो कोलैप्स हो जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल सही। इसके बावजूद हमारा जो है आज की तारीख में हमने प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज कर दिया। एवरी चाइल्ड इन द प्राइमरी स्टेजेस इन द स्कूल। अब हमारे ड्रॉप आउट रेट्स हैं मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, +2 स्टेज पे, जिससे कि हमारा यूनिवर्सिटी का जो इनरोलमेंट है वो 28-29%, which the government of India has targeted by 2035, that will go to 50%. And 50% is the world average. गॉट इट। जिन कंट्रीज़ की बात आप कर रहे हैं उनके यहाँ हायर एजुकेशन का रेशियो 45 to 55%। तो अगर हम उसको रीच कर गए तो इट मीन्स आवर हायर एजुकेशन, आवर रिसर्च, आवर डेवलपमेंट, आवर सर्विस, आवर मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग विल टेक अ डिफरेंट सही बात है, आर्क ऑल टुगेदर। बिल्कुल सही बात है। बट हैविंग सेड दैट, कोई मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड ना करे, इसलिए ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी टीचिंग पद्धति को, पेडागॉजी को, अपने करिकुलम रीडिज़ाइनिंग को, अपने असेसमेंट रीडिज़ाइनिंग को मॉडिफाई ना करें। मॉडिफाई। तो वो हम कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जो NEP 20 है उसका तो मैसेज बहुत ही प्रोफाउंड है और बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल है। तो वो चेंजेस हो रहे हैं और वो होंगे। बिल्कुल सर। तो जैसे आपने NEP की बात करी तो इसी से हम नेक्स्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं अपने डिस्कशन के। तो जैसे आफ्टर मैथ ऑफ कोविड एंड NEP, सो जो कोविड आया और NEP भी उसी समय इम्प्लीमेंट हुई, तो पेरेंट्स यूजुअली ये सोचते हैं या ये एक धारणा है सोसाइटी के अंदर कि NEP सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा बन के रह गया है, और वो कितना स्कूल्स में इम्प्लीमेंट हो रहा है प्रैक्टिकली, कितना क्लासेस में इम्प्लीमेंट हो रहा है प्रैक्टिकली। जैसे इसमें क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 1+1 जैसे 2020 में पढ़ाया जाता था या 2019 में पढ़ाया जाता था, क्या 2026 में भी वैसे ही पढ़ाया जाता है इस क्लासेस में, या पढ़ाने का स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है NEP के आने के बाद? पढ़ाई बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए, ओके। चाहे वो NEP हो या ना हो। ओके। बट NEP तो ये कह ही रहा है कि उसको चेंज हो जाना चाहिए। तो NEP क्या कह रहा है? NEP ये कह रहा है कि टीचर्स को कंटेंट डिलीवरी नहीं करनी, ठीक है कि नहीं? टीचर्स को बच्चों के अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट करना, रोट मेमोराइजेशन को जो है हमें लर्निंग एक्सपीरियंस में बदलना है। ओके। बच्चों के अंदर पढ़ाई को लेकर के एक प्यार पैदा करना, एक चाहत पैदा करना है, एक बोझ नहीं बनाना है, ठीक है कि नहीं? फिर जो है जो पढ़ाने की पद्धति है, आप इसको थोड़ा सा अपने एंशियंट विजडम से भी जोड़ने की अगर कोशिश करें तो ये जितनी भी हम मॉडर्न वेस्टर्न पेडागॉजिकल मेथडोलॉजीज़ हैं, जिसे आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग कह लीजिए, स्टूडेंट लर्निंग कह लीजिए, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन कह लीजिए, ये सारी चीज़ें हमारी एंशियंट विजडम की बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा रही हैं ये। तो हमारे यहाँ जो है अभ्यास
तर्क, सहजता, यू गेट माई पॉइंट, बिल्कुल सही, अनुभव, बिल्कुल सही बात है। ये सारी चीज़ें हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम से आती हैं। तो हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि एक मीनिंगफुल अभ्यास हो, जिसको कि आज की तारीख में हम जो है ऑटोमेशन कहते हैं कि Okay. हमारे अंदर ऑटोमेसिटी आनी चाहिए, गॉट इट। हमारे अंदर जो है एक फ्लुएंसी आनी चाहिए, जिसको हमारे यहाँ सहजता कहा गया। गॉट इट। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डायलॉग, डायलॉजिक जिसको कहते हैं, तर्क, रीजनिंग। तो ये सारी चीज़ें हम भूल गए। वो इसलिए हम भूल गए कि हमारा जो एजुकेशन का पर्पस है, कहीं ना कहीं वो पर्पस बिकेम सबसर्विएंट टू इंडस्ट्रियल मॉडल ऑफ स्कूलिंग। सही बात है। तो इंडस्ट्रियल मॉडल ऑफ स्कूलिंग में ये होता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तुम इतना करके फटाक से आ जाओ और ये कर लो। सही बात है। तो ये रोट मेमोराइजेशन एंड ओनली द कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड नॉट द डेवलपमेंट ऑफ विजडम, इसमें एक बड़ा गैप आ गया, जिसकी Got it. वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। समझ गया। अब आपने NEP 20 की बात कही, आपने मेरा परिचय पूछा, मैंने बताया नहीं। तो मैं 40 वर्षों से हूँ स्कूली विद्यालयों में, और 40 वर्षों में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो उस समय लास्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था। गॉट इट। और जब मेरे पढ़ाने का या प्रिंसिपलशिप का लगभग अंत हुआ तो 2020 में ये पॉलिसी आई। तो ये जो लंबा अंतराल है, मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि 1986 से लेकर के 1996 या 95 तक किसी को पता नहीं था कि 1986 की पॉलिसी क्या है। अच्छा। उसके बाद थोड़ा रिवीजन हुआ, फिर Got नेशनल it. करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया, 2010 में आया, तो समझ लोगों को पता लगा। तो यानी 1986 की पॉलिसी के बारे में जनमानस में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन आप ही बताइए अपने अनुभव से भी, 2020 के बाद तो हर बच्चा, हर पेरेंट NEP 20 के बारे में सुन चुका है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए है कि ग्राउंड लेवल पे NEP 20 इज वर्किंग। और उसकी एक और भी वजह है कि ये NEP 20 बैठ के किसी एयर कंडीशन ऑफिस में नहीं बनी है। NEP 20 ये ग्रास रूट लेवल से आई। ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ कंसल्टेशन हैव गॉन बिहाइंड इट। गॉट इट। गॉट इट। आप समझे इस बात को? समझ गया, समझ गया। तो बिल्कुल सही। मैं इस बात को मानने में थोड़ी मुझे तकलीफ होगी कि NEP 20 इज कागज़ का टुकड़ा है। नहीं, एक तो है नहीं वो, दूसरी बात बहुत ही प्रोफाउंड चीज़ है, मैंने पहले भी कहा। लेकिन एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी अच्छी चीज़ पहले उसको कागज़ पे ही लाना पड़ता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप 150 मंजिला स्टोरी भी पहले तो कागज़ पे ही आएगी ना, सही बात है। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन तो हर व्यक्ति के हाथ में है ना। सही बात। और पेरेंट्स का भी उसमें सहयोग चाहिए, टीचर्स का चाहिए, प्रिंसिपल का चाहिए, बच्चों का चाहिए। तो क्या होता है कि कोई भी पॉलिसी जो होती है ना मयंक, वो हमेशा बड़ी रोमांटिक सी चीज़ होती है, बड़ी पोएटिक चीज़ होती है, बड़ी एक सॉफ्ट सी चीज़ होती है, दिल को छूने वाली होती है। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम लगता है, बट इट विल हैपन। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। ग्रेट सर, ग्रेट। आई थिंक ये सबसे बड़ा मिथ है। मिथ है ये। मिथ है। एग्जैक्टली, और वही आपने बस्ट करा है इस समय। बिल्कुल। तो जो NEP में स्किल बेस्ड लर्निंग की बात की गई है, तो कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं पेरेंट्स के लिए कि जो स्कूल्स हैं वो एक स्किल बेस्ड लर्निंग को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्लासेस में, स्कूल्स में, और एक पेरेंट्स के लिए जब वो अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो किस तरीके से उन्हें कोऑपरेट करना है सो दैट बच्चे की भी स्किल बेस्ड इम्प्रूवमेंट हो उसकी लाइफ में, रादर देन ओनली रिटर्न या ओरल इम्प्रूवमेंट। दूसरी क्या क्या स्किल्स बच्चे की आजकल स्कूल्स डेवलप कर रहे हैं जो शायद पहले नहीं करते थे? पहले करते थे, यही अच्छा। तो ट्रेजेडी है। मैं जब स्कूल में था, हाँ हाँ। तो हमारे स्कूल में हर बच्चे के लिए 5 बाई 5 फीट का एक लैंड अलॉटेड था। अच्छा। और हम लोग उसमें एग्रीकल्चर और प्रैक्टिसेस करते थे। उसमें हम प्लांट लगाते थे, उसको देखते थे, उसकी खुदाई करते थे, उसमें खाद डालते थे, उसको चारों तरफ से घेरते थे, उसमें पानी डालते थे। हम ये देखते थे कि उसमें आज अगर हमने पानी डाला तो कितने दिनों बाद पानी की ज़रूरत है, और वो कितने दिनों बाद पानी की ज़रूरत किन किन चीज़ों पे निर्भर करता, ये सारी चीज़ें थी। और सेवा,
आप देखिए ना, सेवा इज ऑल्सो अ ग्रेट स्किल। सही बात, लोग समझते बिल्कुल हैं सही कि बात। स्किल का मतलब ये है कि जहाँ पे आपको हाथ से खुदाई करना है या बिल्डिंग में, नहीं। केवल वही स्किल नहीं है। नहीं, तो अभी क्या हुआ है कि स्किल को 2 या 3 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला स्किल ये है कि ह्यूमन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ओके, हाउ डू दे ग्रो, हाउ डू दे फ्लरिश, हाउ डू दे सस्टेन, इसके लिए बच्चों को एक अनुभव देना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण आपको देगा, आपने उदाहरण पूछा तो मैं बता रहा हूँ कि अब एक बच्चा जो है दिल्ली के शहर के स्कूल में वो फूड शॉर्टेज पे पढ़ रहा है, ये फूड शॉर्टेज हो जाएगा, और उस बच्चे ने क्रॉप कैसे ग्रो करता है इसको कभी देखा नहीं, कभी ज़मीन को छुआ नहीं उसने उस मिट्टी के फील को नहीं लिया। वो बच्चा एक फार्मर की लाइफ क्या है उसके बारे में सेंसिटिविटी वो कैसे डेवलप करेगा। और हम फूड शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, तो अगर वहाँ से वो सेंसिटिविटी नहीं आएगी तो ये बच्चा कभी भी हमें कंजम्पशन अपना जो है जुडिशियस करना है वो नहीं सीखेगा। तो जिसका मतलब ये होगा कि वो शादियों में जाएगा, प्लेट भर के लेगा, आधा खाएगा, आधा फेंक देगा। राइट, सही बात। I mean, how much amount of food this country wastes, you cannot imagine. राइट, बहुत वेस्ट। So this is number one. Number two क्या है कि now we are entering into machine age, artificial intelligence and things like that. तो एक ह्यूमन और मशीन का क्या रिश्ता बनने वाला है, ये भी एक हमारे स्किल का हिस्सा है। गॉट इट। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि अल्टीमेटली द एजुकेशन इज अबाउट सर्विंग द सोसाइटी। तो एक सोसाइटी को सर्व करने के लिए हमें किन किन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर एक आदमी सड़क के किनारे है और उसको सड़क को पार करने में मुश्किल हो रही है, कितने लोग खड़े होकर उसको सड़क को पार कराएंगे? सही बात है। तो ये तो एक लेवल है उसका। बट दूसरा लेवल ये है कि हमें शुरू में ही मैंने आपको कहा कि आज की तारीख में अगर एक बच्चा 30 या 35 साल का हो जाएगा ना, तो 5 या 6 जॉब और चेंज कर चुका होगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले तो लॉयल रहता। तो कोई भी स्कूल या कॉलेज, चाहे कितना भी बड़ा कॉलेज हो या छोटा कॉलेज हो, आपको एक जॉब के लिए तैयार करता है ना, 5 जॉब के लिए तो नहीं हम तैयार कर सकते। तो हमें 5 जॉब्स के लिए तैयार करने के लिए व्हाट डू वी रिक्वायर? वी रिक्वायर सर्टेन स्किल्स। तो वन ऑफ द स्किल्स इज एडेप्टेबिलिटी। गॉट इट। अदर स्किल्स इज रेजिलियंस। द थर्ड स्किल इज कि टू एंटिसिपेट। तो आप यू टॉक्ड अबाउट कोविड सम टाइम अगो, तो हमने कोविड में क्या किया? वी अडेप्टेड ना। तो हमने एडेप्टेबिलिटी भी दिखाई, रेजिलियंस भी दिखाया, हमने ऑफलाइन से ऑनलाइन भी जाना सीख लिया, ऑनलाइन से ऑफलाइन भी आ गए, और वो भी आ गए। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा लेसन तो हमें मिल गया ना एडेप्टेबिलिटी का, और एक कॉन्फिडेंस भी आ गया, एक रेजिलियंट बिहेवियर भी आ गया। तो ए सम टोटल ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज द स्किल। और यही स्किल जो है आपको, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, रियल लाइफ के लिए तैयार करेगा। सही बात है, सही बात है। तो आई थिंक जैसे आप कह रहे हैं, स्कूल्स बच्चे को सिर्फ किताबों से नहीं, दूसरी स्किल्स प्रिपेयर करके आजकल रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें पेरेंट्स की भागीदारी उतनी ही जरूरी है जितना स्कूल्स का कंट्रीब्यूशन है बच्चे का। बहुत। पेरेंट्स को इस बात के लिए केवल इनकरेजमेंट ही नहीं, दे शुड डिमांड कि दिस स्कूल इज प्रिपेयरिंग माई चिल्ड्रन फॉर दोज सिचुएशंस व्हिच माई चाइल्ड इज गोइंग टू फेस। राइट। एंड दोज विल कम थ्रू इंटेंशनल एफर्ट्स, थ्रू स्पोर्ट्स, through music, through art, through excursions, through exposure, through stretching your experiences. These are the things which are very, very important. Absolutely right, spot on. तो सर आपने लास्ट आंसर में एक बात करी थी AI, और आई थिंक AI इस समय सबसे बड़ा बज़वर्ड है। AI की वजह से शायद कितनी ही जॉब्स लोग कह रहे हैं कि हमारी चली जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। दूसरी साइड ऑफ द कॉइन ये भी है कि बहुत सारी जॉब्स नई क्रिएट होने वाली है। तो एक हम ट्रांजिशन फेस में, अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें, आफ्टर स्कूल लाइफ की बात करें, बट साथ साथ क्या हमारे जो स्कूल्स हैं जो कहते हैं जी हम AI लैब सेटअप कर रहे हैं, AI में हम काम कर रहे हैं, बच्चों को AI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक्चुअली में वो AI के लिए बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं? जो बुक्स आ रही हैं क्या वो AI के हिसाब से अडेप्ट हो रही हैं, या अभी उसमें समय लगेगा? उसमें समय लगेगा। वो इसलिए लगेगा कि हमें अभी बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक प्रामाणिकता पैदा करना है।
ऑथेंटिसिटी पैदा करना है ओके तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि अभी तो एआई को लेके कितनी भ्रांतियां हैं कि एआई विल रिप्लेस जॉब्स एंड दिस एंड दैट, बट द जहाँ तक टीचिंग और लर्निंग का सवाल है, मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि एआई जो है ना टीचर्स के लिए एक उसका कलीग है। ओके एआई इज़ अनदर टीचर। ओके तो अगर आप और हम टीचर हैं किसी स्कूल में और बैठ के हम लोग बातें कर रहे हैं तो हम दोनों लोगों को ये मान के चलना पड़ेगा कि हमारा तीसरा कलीग एआई बैठा हुआ है, हम उससे भी पूछ लें, जरा हेल्प ले लें उससे भी हेल्प ले लें। तो अगर हमारा और आपका एज ए टीचर वो कलीग है एआई, तो बच्चों के लिए क्या हुआ? वो बच्चों का चौथा टीचर हो गया वो। गॉट इट। बच्चों के 3 टीचर ऑलरेडी हैं। बच्चे के टीचर बच्चे, उसके दोस्त भी टीचर हैं, उसके माँ बाप टीचर हैं और उसका टीचर, और 3 टीचर है तो वो चौथा टीचर है और टीचर्स के लिए वो कलीग है। तो वी हैव टू एम्ब्रेस द प्रेजेंस ऑफ एआई इन दैट सेंस एज फार एज टीचिंग एंड लर्निंग इज कंसर्न, राइट? बट अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे उसको यूज़ करें। अगर आपके पास घड़ी है तो कैसे यूज़ कर रहे हैं आप, स्मार्टफोन कैसे यूज़ कर रहे हैं आप, अपनी कार को कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे ही हमें एक मैच्योरिटी होनी चाहिए। तो आप कितने भी इंटेलिजेंट हों, आपके पिताजी 18 साल के पहले तो आपको मर्सिडीज़ नहीं दे देंगे। सही बात है, नहीं देंगे। आप रो गा करके डरा धमका के भले एक दिन चोरी से चला लो, बट यू विल नॉट हैव द लाइसेंस टू ड्राइव इट। तो एआई में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम एक एज तक बच्चों को नहीं देना चाहिए। गॉट इट। तो बच्चों को हम पहले ये विकसित करें, उनके अंदर उनकी क्रिएटिविटी को, उनकी इमेजिनेशन को, उनकी थिंकिंग को एक लेवल पे आ जाएं वेयर दे कैन हैंडल देमसेल्व्स, एंड देन हाउ एआई कैन फर्दर पॉलिश इट, रिफाइन इट, बी एन एलाई टू देम। ये हमें एक प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो आपने कही वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और टीचर्स को ख़ासतौर से बहुत खुश होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 2-3 और एजेंसीज हैं, OECD है और भी 2-4 यूनेस्को है। इन लोगों ने स्टडी किया है फ्यूचर ऑफ वर्क के ऊपर कि हाउ इज़ एआई गोइंग टू इम्पैक्ट द फ्यूचर ऑफ वर्क। एंड लकीली सारे ऑर्गेनाइजेशंस का जो रिसर्च है, उसका जो वो है, उसमें उन्होंने जो टॉप 13 या 14 जॉब्स ऐसे हैं जिनको एआई को रिप्लेस करने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, और 10 या 12 ऐसे जॉब हैं जो कि एआई बड़ा इजीली उसको रिप्लेस कर देगा। एंड लकीली टीचिंग इज अमंग द टॉप 10 to 12 विच एआई विल हैव हार्ड टाइम रिप्लेसिंग। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इमोशनल बॉन्ड होता है, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो टीचिंग, मेंटरिंग, कोचिंग, काउंसलिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें, ये टीचर का ह्यूमन प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। बट इसमें जैसे बच्चे हैं, बच्चे जिसको टीचिंग में नहीं जाना, हाँ। और बच्चे अभी स्कूल्स में से हम रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और एआई आ रहा है, तो क्या बुक्स में या करिकुलम में अभी स्कूल कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं? लाना पड़ेगा ना, वो तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक तो एआई एप्लीकेशन होता है और एक एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है ना, राइट। तो समबडी हैज़ टू गो इन रिसर्च एंड डेवलप द एआई एप्लीकेशंस फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी। तो अब रिसर्च में ज़्यादा जाना शुरू जाना, करेंगे हाँ बिल्कुल जाना शुरू करेंगे, है कि नहीं? और एक एआई का एप्लीकेशन है तो कुछ उसमें भी जाएंगे। तो बट हम जो क्वेश्चन यहाँ कर रहे थे, हम तो टीचिंग की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो टीचिंग एज ए प्रोफेशन, और टीचिंग इज द मदर ऑफ ऑल प्रोफेशन बिकॉज टीचिंग विल प्रोड्यूस ऑल अदर प्रोफेशन, राइट। तो हम अगर कॉन्फिडेंट हैं कि भाई हमें रिप्लेसमेंट नहीं कोई कर सकता, तभी तो हम उस कॉन्फिडेंस के साथ और अदर प्रोफेशंस को पैदा करेंगे। सही बात है। दैट इज द पॉइंट, दैट तभी हम एआई को एक्सेप्ट करेंगे, तभी हम एआई को एक्सेप्ट कर पाएंगे और तभी हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। यस। तो जैसे एनईपी आया, तो क्या ये एक सीबीएसई स्कूल्स के लिए वरदान रहा, जिस समय इंडिया के अंदर इस समय आईबी स्कूल्स, कैम्ब्रिज स्कूल्स बहुत बड़ी मात्रा में पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो क्या एक पेरेंट जो सीबीएसई स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहा है या एडमिशन लेने का सोचेगा, तो सीबीएसई करिकुलम एनईपी की मदद से प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकल दिशा में ज़्यादा बढ़ पा रहा है, और अब एक सीबीएसई स्कूल और आईबी स्कूल में जो डिफरेंस है वो थोड़ा रिड्यूस हो रहा है? डाइवर्सिटी की बात मैंने की थी शुरू में, तो मैंने बताया ना कि 15 लाख स्कूल हैं, राइट। तो इस 15 लाख में से लगभग 10 लाख गवर्नमेंट सेक्टर में, 5 लाख जो हैं आउटसाइड गवर्नमेंट, राइट। उस 5 लाख में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में हैं, उसमें भी कुछ हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में।
हो सकता हो सेमी गवर्नमेंट हो गए, हाँ गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट something. एडेड हो गए। तो why only CBSE? NEP is for all the 15 lakh schools and the future schools in the country. समझ गया। इसी कंट्री में हमारे पास बेहतरीन एग्जाम्पल है केंद्रीय विद्यालय का और नवोदय विद्यालय का। दे आर डूइंग एक्सलेंट। एक्सेलेंट। पेरेंट्स और बहुत जबकि वो चाहते गवर्नमेंट हैं। सेक्टर में है, सही बात। तभी भी कर रहे हैं ना। तभी। इट मीन्स लीडरशिप एंड सिस्टम थिंकिंग कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस। एंड उसका एग्जाम्पल आपका केबी और एनवी है। बहुत सही बात है सर। तो सारे स्टेट बोर्ड्स उसको एमुलेट कर सकते हैं। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में ये है वो। व्हाई? And every state government is autonomous, and you can make your policy, you can do what you like, you can modify NEP also. बहुत लोगों ने किया भी है, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक CBSE का, उसकी बात हम बार बार इसलिए करते हैं, उसमें 35,000 स्कूल्स हैं CBSE ज़्यादा के, स्कूल है private। सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए हम शायद उनकी बात करते हैं। एंड दे आर ऑल्सो द ट्रेंड सेटर्स इन द कंट्री, सही बात। एंड दैट इज वाई वी लुक अप टू देम। राइट। So I think CBSE schools may be, there are a large number of schools which could compare with the IB schools at any time, even before NEP 2020. Got it. But post NEP 2020, I think more of them will come forward. Got it. And the sheer number, Mayank, suggests कि IB schools, whatever they may be, I'm not criticizing them, nor I'm praising them. Their number is still less than 1,000 today. सही बात है। So 1,000 can never compare with 35,000. 35,000। तो सर आजकल के क्लासरूम्स में, जैसे मैंने पहले भी बोला, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं, बट स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल लिटरेसी, जो एक्चुअली मैं अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, अगर मुझे म्यूचुअल फंड पढ़ाया होता शायद स्कूल में, तो मेरे लिए बड़ा यूज़फुल होता कि कैसे मैं अपना सेविंग्स को इन्वेस्ट करूं। और ट्रिग्नोमेट्री, टू बी ऑनेस्ट, मैं तो एक एंटरप्रेन्योर हूँ, फाउंडर हूँ, तो मेरे लिए इतना यूज़फुल नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। तो आपको क्या लगता है कि वो फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूल्स में किस तरीके से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए? अब देखो मयंक, अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाने के लिए ये सोच रहे हैं आप कि वी शुड टीच चिल्ड्रन हाउ टू बिकम रिच, तब तो थोड़ा मेरा रिजर्वेशन है वहाँ पे। ओके। बट एज ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, एज ए प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, एज ए प्रोसेस ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन, एज ए प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी है। गॉट यू गेट माई पॉइंट? गॉट तो then financial literacy becomes very, very important. राइट। It becomes very important. Right. Right? But what is financial literacy? Financial literacy, how to handle money. How to handle मनी। money. So you give something and you take something. टेक समथिंग। तो उसमें भी मितव्ययता, सही बात। no wastage, सही बात। responsible consumption. So what I'm trying to tell you, it is important. It should be taught. But what is the intention behind it? The intention behind is those skills. तो आई थिंक जो ब्रॉडर पिक्चर है वो Yeah. कि एनालिसिस, वो वाला स्किल्स Exactly. डेवलप हो रहा है, नहीं हो रहा, वो rather successfully. than वो रूट की म्यूचुअल फंड पढ़ाया Yeah. नहीं पढ़ाया, वो तो मैं हाँ. शायद तो अब कभी भी- एआई सर्च कभी- करके एक कभी मिनट में कर पढ़ लेंगे लूंगा। आप। सही बात, बिल्कुल सही बात, तो वो ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात। और आपने स्टॉक एक्सचेंज की बात की, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो हम आज अगर ये मान लें, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि किसी स्टॉक का पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक्स मान लीजिए, एक्स स्टॉक में आज उसके बड़े अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, हमें देना है। लेकिन हम ये डिसीजन लेने के पहले स्कूलों में क्या होना चाहिए कि क्या हम एक हाइपोथेटिकली मान लें कि एक कंपनी है विच रन्स ऑन एम्पैथी एंड कॉम्पैशन, तो क्या हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करें? उसके क्या रिटर्न्स होंगे? इंटेलिजेंस, इमोशनल बिल्टअप, ऑर्गेनाइजेशनल एजिलिटी, तो हमें वहाँ से प्रैक्टिस देनी चाहिए। और सीधे हम यूनिट वैल्यू पे ना आ जाएं किसी खास कंपनी के, लेकिन हम एक अच्छे गुणों में हम कितना इन्वेस्ट करें, सही बात है, बिल्कुल हम सही अपनी फिजिकल फिटनेस पे कितना इन्वेस्ट करें। बात। सही बात है, पहले वो तो शुरुआत हो कहीं ना कहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा नैरो सोचने लगते हैं Yes, कई बारी। हमें उसको ब्रॉडर सोचना है कि स्कूल्स एक्चुअली एक लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों को, रादर देन कि उन्होंने म्यूचुअल फंड पढ़ाया नहीं Exactly, पढ़ाया, हाँ, बस, ये पढ़ाया yes. नहीं पढ़ाया। Yeah. हमें ये देखना है उनके अंदर एनालिसिस स्किल, Yeah. डिसीजन मेकिंग स्किल, हाँ. लाइफ को जीने की क्षमता, दया की अरे, क्षमता। तो आपने वो बात कह दी बड़ी अच्छी, तो मुझे ये कहना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ एजुकेशन का क्या उद्देश्य है? विद्या ददाति विनयम। तो हमने तो विनम्रता पहले सीखी है ना। सही बात। उसी विनयता से, विनम्रता से हमारी पात्रता बढ़ेगी,
और उसी पात्रता से धनोत्प्राप्ति होगी, और वो धनोत्प्राप्ति का क्या फिर बताया गया है, आप अपने लिए खर्च करिए, बाकी को लोक कल्याण में डालिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, तो स्टॉक एक्सचेंज के लिए पढ़ाएं, लेकिन ये पहले पढ़ा दें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सर जैसे इतनी सारी बातें करी, इतनी सारी चीज़ें समझी हमने स्कूल्स के बारे में, इतनी सारी मिस जो पेरेंट की होती हैं वो बस्ट करी, बट जैसे अगर कोई पेरेंट स्कूल देखने जा रहा है अपने बच्चे के लिए, स्कूल चूज़ करने जा रहा है, तो एक्चुअली आज के ज़माने में 2026, 2027, 2028 में अगर हम बात करें, अगर मेरे को अपने बच्चे के लिए एडमिशन कराना है किसी स्कूल में, और लोकेशन, बजट, ये सारे पैरामीटर्स को अगर हम अभी साइड रख दें, तो एक्चुअली एक स्कूल को कैसे चूज़ करें कि ये स्कूल एक्चुअली में बच्चे को, मतलब जो आप कह रहे हैं शायद 99% स्कूल फॉलो करते होंगे, बट ऐसे कुछ स्कूल होंगे जो शायद बच्चों को उस तरीके से रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर ना कर रहे हो, तो हम ये कैसे चेक करें एक एज अ पेरेंट कि ये स्कूल मेरे बच्चे को रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करेगा, एंड मैं एज अ पेरेंट तैयार हूँ स्कूल को अच्छे से कोऑपरेट करने के लिए, तो हाउ टू डिसाइड एंड हाउ टू चूज दैट? पहली बात, एज ए पेरेंट, डू नॉट अटैच एनी प्रेस्टीज दैट माई प्रेस्टीज विल इंक्रीज इफ माई चाइल्ड इज इन दिस स्कूल। हाँ, ये बहुत बड़ा भ्रम, ये बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है। ये नहीं मतलब होना चाहिए। वो होता है कि यार तो पेरेंट्स आपस में सर्कल बात हाँ, करते हैं कि मेरा मेरा बच्चा बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है, तो तो आपका वो नहीं होना। पहले तो घर से निकलने के पहले ये तय कर ये लीजिए ना, तय कर लीजिए। ठीक है कि नहीं। दूसरी चीज़ कि हर स्कूल में इट इज़ योर राइट एंड इट इज़ योर ड्यूटी टूवर्ड्स योर चाइल्ड कि आप इतना तो पता करो कि उस स्कूल का विजन क्या है, उसकी दृष्टि क्या है, उस स्कूल की संस्कृति क्या है, उस स्कूल में टीचर्स और बच्चों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, उस स्कूल का स्टॉक क्या है। आपने स्टॉक की बात कही, तो एक स्टॉक स्कूलों का भी होता है ना, हाँ, हाँ, भाई ओवर द इयर्स आपने क्या अर्न किया है, क्या what is your legacy, you know, what is your reputation, isn't it? How is your alumni, you know, when they come back to you or when they talk to somebody, what do they talk about their previous school, isn't सही it? बात है। And of course you should also find out how this school is developing the composite personality of the child, क्या क्या इनकी फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए। लेकिन हर जगह का सिटी वाइज या कस्बे वाइज या जो भी हो, उनके एक कॉन्टेक्स्ट हैं। तो परहैप्स आपकी बकेट लिस्ट में 5, 6, 7, 8 चीज़ें होंगी, लेकिन आप सारे स्कूल ढूंढ कर के आए, पता लगा 5 से ज़्यादा तो किसी में नहीं है, तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज दैट ऑल्सो ना। देन यू कैनॉट चेंज द प्लेस ना, यू कैनॉट अपरूट योर सेल्फ एंड गो समवेयर एल्स। बट आजकल सर पेरेंट्स हाँ, अपनी हाँ। रेजिडेंस को चेंज कर रहे हैं क्योंकि उनको बच्चे के लिए स्कूल उनको अच्छा नहीं मिला। अपने रेजिडेंस को चेंज कर रहे हैं विद इन अ सिटी। राइट राइट, विद ये प्रॉब्लम यूके में भी है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये प्रॉब्लम केवल यहाँ की नहीं है, ये यूके की भी प्रॉब्लम। क्या होता है वहाँ पे, वेयर एवर यू लिव, उसके हिसाब से पब्लिक वहीं पे स्कूल तय हो जाता है ऑलमोस्ट। इफ यू आर हियर, योर चाइल्ड हैज टू गो टू दिस स्कूल, राइट, एंड देन इफ दैट स्कूल इज नॉट डूइंग वेल, यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू चेंज द रेजिडेंस। then people have to change their residence. So that is a different thing, but let's put that aside. What I am saying is that if there is something which is not going to be met or fulfilled by the school, you also take some responsibility. कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा के घर पे उनको एक रियल लाइफ के लिए तैयार कर सकते हैं। आप उनको कुछ भी अगर नहीं तो रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी, ग्रैटिट्यूड, उनके साथ बैठ करके अपने स्टोरीज शेयर करें, उनकी स्टोरीज़ को सुनें, आपने क्या क्या सैक्रिफाइसेस की लाइफ में और आपके पेरेंट्स ने क्या किया, व्हाट आर यू डूइंग टू देम। आप ये स्टोरी बच्चों को सुनाएं ना, सही बात है, सही then बात only children will become sensitive to it. सही। Otherwise children today they get everything on the platter and they think it is coming very easily, and the first thing that they forget is a sense of gratitude. They don't remember that whatever I have has come through a hard way. Right. Somebody has paid price for it, you know. Right. Somebody has put his sweat स्वेट on it. सही बात तो है, तो एक म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंट्री वे में भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और सर अगर ये सारे पैरामीटर्स के बारे में जानना हो एक ही जगह, तो इजी स्कूलिंग के प्लेटफॉर्म पे भी आ सकते हैं। Oh, definitely, and I'm glad that you're doing it. थैंक यू सर। And I'm glad that you have identified a very serious gap in the society where the parental needs and expectations राइट सर, must be met and fulfilled by the schools, but there is a gap.
राइट, and you are trying to narrow down that gap with more information. थैंक यू सर, So that is something very good. Congratulations to थैंक you. यू सर, थैंक यू सर. सो सर एक रैपिड फायर राउंड होगा हाँ, please. एंड इट विल बी ऑन अ वेरी लाइटर नोट. Oh yes, सो absolutely. काफी हमने अच्छी अच्छी बातें करी, तो थोड़ा सा एक रैपिड थोड़ा सा फायर हो जाए, लाइटर fun, बनाते हैं lighter माहौल को. बनाते हैं. तो सर स्कूल टाइम में आपने कभी रट्टा मारा? अरे रट्टा, अच्छा मैं रट्टा की बात जब आप कर रहे थे ना तो एक हाँ. चीज भूल गया मैं. आई एम हाँ, सो please, सॉरी. please. मैं बताना ये चाहता था कि रट्टा इज नॉट अ वेरी बैड थिंग ऑल्सो. अच्छा, एक कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर्ड मेमोराइजेशन इज अ मस्ट. आप संस्कृत के श्लोक कैसे सीखेंगे? रट्टा आप मारने प्रार्थना कैसे सीखेंगे? से- सही बात है. आप मोबाइल आने के पहले हम लोगों को 200 300 फ़ोन नंबर याद रहते थे. अब तो अपना नंबर भी शायद बहुत से लोगों को नहीं याद होगा. तो रट्टा मैंने मारा है, यस. और बहुत सारी चीज़ें हमारे ज़माने में तो ये कहा ही जाता था कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, शाम को पढ़ो सुबह वो सफ़ा. तो हम तो उस ज़माने के प्रोडक्ट सही हैं. बात है, तो बिल्कुल सही बात है. सर एक स्किल जो ऐसा लगता है आपको स्कूल में जब आप पढ़ रहे थे तब नहीं सीख पाए? जब हम पढ़ रहे थे तब नहीं सीख पाए. राइट, तो आज के कंपैरिजन में आप कह रहे हैं ना. हाँ हाँ, हाँ, तो एक हम लोग जो हैं उस ज़माने में थे कि हम दुनियादारी नहीं सीख पाए. दुनियादारी सीखने में हमें थोड़ा टाइम लग गया सही बात है. क्योंकि हम एक बड़े लिमिटेड माहौल में पैदा हुए, पढ़े. वो आई तो थिंक स्कूल से पास होने में जब आप नए लोगों से मिलते हो तभी सीखते हो. तभी होता है. करेक्ट. करंट एजुकेशन सिस्टम को सर एक वर्ड में? एक्साइटिंग. ग्रेट, एक्साइटिंग. मोस्ट एक्साइटिंग फेज जो एजुकेशन में है ना वो आज की तारीख में. अमेजिंग. एक चीज़ जो आप एजुकेशन सिस्टम से हटाना चाहेंगे जिससे एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा? तो शायद ये मुझे इनडायरेक्टली मैंने कहा भी होगा कि टीचर्स ये भूल जाएं कि वही एक सोल रिपोजिटरी है नॉलेज के, और बच्चे जो है क्लीन स्लेट की तरह आते हैं. ये कहा भी गया है कि चिल्ड्रन आर क्लीन स्लेट. नो, दे आर नॉट क्लीन स्लेट. They are the divine construction of the divinity. They have a lot of potential within themselves. Our job is to manifest it. This is what Swami Vivekananda said. सही तो बात हम एक अगर जिस दिन आप टीचर बन गए उस दिन आप भूल जाइए कि आपको सारी चीज़ें आती हैं और बच्चों को नहीं आती हैं. There is a lot That you that can we learn. learn from them every day, and we have to Absolutely. accept it in all humility. सर टॉप 3 स्किल्स जो एक स्कूल बच्चे के अंदर डेवलप करता है? मैंने बोल दिया, आप हर बच्चे के अंदर पढ़ाई लिखाई के अलावा, वो तो हर आदमी कोशिश करता ही है, लेकिन वो बच्चा, और ये मैं जानते हैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ. वेन एवर माई स्टूडेंट्स कम बैक टू मी एंड दे सेड कि सर इट वॉज अ ग्रेट स्कूल एंड यू वर वेरी नाइस, टीचर्स वर वेरी नाइस, देन आई आस्क देम दैट लुक, डोंट टेल ऑल दीज थिंग्स टू मेक मी हैप्पी. यू टेल मी 2 or 3 थिंग्स फॉर विच यू रिमेंबर योर स्कूल. सही बात है. तो आपको पता है वो 3 चीज़ें क्या कहते हैं? वो वही मेरा आंसर है आपके लिए. प्लीज. नंबर 1, that my teachers believed in me. ओके, My teachers' unconditional, non-discriminating and non-diminishing love for me. गॉट इट. And third is, I got an opportunity to prove myself. सही बात है, सही बात है, तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर वही हो जाए तो फिर बहुत बड़ी बात है. बिल्कुल सही बात है. फॉरेन एजुकेशन सिस्टम से अगर एक कोई चीज़, एक अप्रोच आप लेना चाहेंगे और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट करवाना चाहेंगे? तो वो फॉरेन एजुकेशन आज हो गया है. मैंने आपको ये बताया कि वो सब हमारे सिस्टम की चीज़ें. लेकिन आज के हिसाब से अगर आप कह ही रहे हैं तो वही हम एनईपी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि फॉरेन से नहीं है, हमारे अपने सोर्सेज से. लेकिन आंसर मैं आप ही का दे रहा हूँ कि हम कैसे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन, सही बात है. एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब चीज़ों को लाना है. तो आपको क्या लगता है एआई बच्चों को लेजी बना रहा है या स्मार्ट बना रहा है? एआई का जॉब जो है स्मार्ट बनाना है. एआई का जॉब लेजी बनाना नहीं है. पर लेकिन बच्चे अगर शायद lazy हम बन जा रहे हैं. लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों से लेजी बन जाते हैं. आप फॉरेन की बात की आपने, तो फॉरेन कंट्रीज़ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? वहाँ पे एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है कि अगर आपको जॉब नहीं मिली है तो इतना आपको मिलेगा सोशल सिक्योरिटीज़. तो बहुत लोग सोशल सिक्योरिटी में ही चले जाते हैं. मेरी गाड़ी तो चली जाएगा, काम करने की क्या ज़रूरत है? सही तो बात यू नो, सो देयर इज़ ऑलवेज 2 साइड्स ऑफ ए कॉइन. एंड मैं ये अभी एआई के पोटेंशियल को लोगों ने समझा नहीं है. बहुत बड़ा पोटेंशियल. मैंने तो बोला एआई इज़ योर एलाई. सही तो आप बात जो है. चीज़ें किताबों से सीखते थे वो एआई से सीखिए. आप इनोवेशन करिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करिए, यू बिकम मोर एजाइल. सही बात है.
तो ये है कि जितना ज़्यादा उसकी डेप्थ में जाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे पल्स लेके आप वापस आए। तो सर पेरेंट्स के लिए लास्ट क्वेश्चन रैपिड फायर, पेरेंट्स के लिए कोई एक ऐसी स्किल जो आप चाहते हैं, चाहे पेरेंट्स हो चाहे स्कूल्स हो, वो हर बच्चे के अंदर डेवलप करें और सबसे ज़्यादा उसकी डिमांड है एआई में, मतलब नियर फ्यूचर में सबसे ज़्यादा डिमांड होगी उस स्किल की? वो हर चीज़ में है, केवल एआई में नहीं है। एंड दैट इज़ हाउ टू लर्न, हाउ टू लर्न, जिसको कि मैंने एडेप्टेबिलिटी के नाम से भी बताने की कोशिश की थी। हाउ टू लर्न, हाउ टू लर्न, राइट, दैट्स एब्सोल्युटली। इट। सर लास्ट क्वेश्चन मेरी साइड से, अगर आपको इंडियन स्कूलिंग सिस्टम में एक फंडामेंटल चीज़ चेंज करनी है जो जेन्युइनली बच्चों को रियल वर्ल्ड के लिए बेटर प्रिपेयर करे, तो वो क्या होगी? तो वो तो हम लोग कई बार इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको अगर हम दूसरे ढंग से देखने की कोशिश करें कि हमारा वो सिस्टमिक जो चेंज है ना, वो सिस्टमिक चेंज जो बच्चा स्कूल में आ गया उसके लिए तो कम है, लेकिन जो बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा है उसके लिए हम क्या करें? गॉट, या जो बच्चा स्कूल में आ भी गया वो ड्रॉप आउट कर जा रहा समझ गया। है ना? तो हमारे सिस्टम में यही आवश्यकता है कि हर बच्चे को एक क्वालिटी, अफोर्डेबल, Education. एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एजुकेशन मिले। सही बात। और इसीलिए एनईपी के बारे में, आप एनईपी की अच्छाइयों के बारे में बता दूं कि पहली बार 70-80 वर्षों के बाद जो स्कूलिंग का दायरा है उसको हम नीचे 3 वर्ष तक लेके आए। नहीं तो पहले वो 6 वर्ष से शुरू होता था। तो आप इमेजिन करिए 3 से 6 वर्ष के बीच के जो बच्चे थे उनको भी हमने मेन स्ट्रीम में ले आया। मेन स्ट्रीम में लिया। अब वो उनकी पूरी जिंदगी को कितना संवारेगा, यू कांट इमेजिन। एब्सोल्युटली राइट। अब 5+3+3+4 हो गया है। हाँ, पहले 10+2 था। जी। नहीं, पहले भी था, पहले भी हम बोलते वही थे, लेकिन पहले जो वो शुरू होता था क्लास 1 से, अब नर्सरी से। एटलीस्ट इन द गवर्नमेंट सेक्टर। राइट। अब प्राइवेट सेक्टर में 2 साल और भी था, और भी था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको और भी 1 साल पीछे कर दिया। 1 साल पीछे गए। कहने का मतलब ये हो गया इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स कि क्लास 1 में योर एज शुड बी 6 years. 6 years। Now 3 years before that it means you should be in a school, formal school at the age of 3. राइट, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल सही बात है सर। तो आई थिंक इस डिस्कशन से मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। Thank आई you. थिंक पेरेंट्स के लिए बहुत सारी क्लैरिटी मिली कि इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर Anytime. एजुकेशन। आप स्कूल्स बच्चों को एब्सोल्युटली रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। पेरेंट्स को भी थोड़ा स्कूल्स का साथ देने की ज़रूरत है। स्कूल्स को जब आप जज कर रहे हैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, तो सर ने बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स इस डिस्कशन में कवर करे हैं। वो सारी चीज़ें हमें एक स्कूल के अंदर जज करनी चाहिए, दैट्स आर राइट, बट एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर आर किड्स फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड मेक देम मोर स्किल्ड। एंड आई थिंक स्टॉक्स पढ़ाना, म्यूचुअल फंड पढ़ाना एक बात नहीं है, उससे बेटर बात है कि एनालिटिकल स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप करना, जो सबसे बड़ा पॉइंट मैंने पिक करा आज के डिस्कशन में से। सो वो सारी चीज़ें अगर हम समझेंगे तो आई थिंक हम स्कूल्स की और ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और स्कूल्स के साथ कोऑपरेट करेंगे, जो एट द एंड हमारे बच्चों को एक बेटर फ्यूचर की तरफ लेके जाएगा। सो थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग इन। Thank you, man. Thank you Nice for your time. conversation. Same here, sir. Thank you Lots very of much. insights. You're doing a Thank you, great sir. job. Same Thank here. you very much. Thank you, sir. Thank you.